सभी को नमस्कार। नए टॉपिक के साथ बात करने जा रहे हैं। हमारे आसपास जो भी पदार्थों में परिवर्तन होते हैं, या मैं बात कहूं कि कोई भी वस्तु हमेशा एक जैसी तो बनी नहीं रहती, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन लगातार होते रहते हैं। जैसे हम एक पेड़ पर लगे हुए फल की ही बात कर लेते हैं। वह फल जब पका हुआ नहीं होता है और जब पक जाता है, और पकने के बाद जब वह यदि उसको कोई खाए नहीं, उसको भक्षण नहीं करे, तो धीरे धीरे वो नष्ट भी हो जाता है। चलो ये फल की तो बात छोड़ो, हम पौधे की भी बात करें। बीज की अवस्था से लेकर अंकुरित होता है, बड़ा होता है पौधा, उसमें फल फूल लगते हैं और एक निश्चित जीवन काल के बाद पौधे की मृत्यु। हमारे अंदर भी ऐसा ही होता है। जब कोई जीव जन्म लेता है, अलग अलग अवस्थाएं आती है, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, फिर वयस्क अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, और फिर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यानी शरीर में, या ऐसे कह सकता हूँ शारीरिक संरचनाओं में परिवर्तन तो हुआ। और भी जैसे ये तो सजीवों की बात की, निर्जीवों में भी देखो लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। कोई भी निर्जीव वस्तु हमेशा एक जैसी तो बनी नहीं रहती, उसमें कुछ न कुछ कैसे न कैसे परिवर्तन जरूर होते रहते हैं। और ये परिवर्तन मोटे तौर पर हम दो प्रकार के देखते हैं: भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस, और रासायनिक परिवर्तन केमिकल चेंजेस। अगर दोनों में अंतर की बात करें तो देखना, यहां इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी बता दूं। इस टॉपिक में सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए रखेंगे, उनमें से एक रासायनिक परिवर्तन होगा। या फिर कोई ऐसा पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, और वही ऑप्शन दे रखे होंगे नीचे और पूछ लेंगे कि कौन है, एक सही होगा। और ऐसे भी हो सकता है कि ये भी पूछ ले, कोई एक परिघटना देकर पूछ ले कि ये कैसा परिवर्तन। यानी कुल मिलाकर हम हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, उनमें जो परिवर्तन देखते हैं उनकी बात आज करते हैं। जैसे मैं बात करूं भौतिक परिवर्तन की, बहुत आसान है, छोटा सा टॉपिक, लेकिन प्रश्न आने की संभावना रहती है और प्रश्न गलत नहीं होता, थोड़ा सा भी अगर ध्यान से समझ के करें तो। भाई भौतिक परिवर्तन को पहचानने के 2-3 पॉइंट्स हैं, जो समझ लो तो आप बता सकते हो कि भौतिक परिवर्तन है या नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनमें वस्तु की रासायनिक संगठन में या उसकी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। यानी जो ओरिजिनल प्रारंभिक वस्तु में की जो संरचना थी, रासायनिक संरचना थी, परिवर्तन के बाद भी रासायनिक संरचना तो वैसी ही रहती है। हाँ, उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, या वाष्प में बदल सकता है, अलग अलग अवस्थाएं हो सकती है, लेकिन रासायनिक संरचना सेम बनी रहती है, पहली बात। और भौतिक प्रक्रम जो होते हैं ना, दूसरा पहचानने का तरीका बता रहा हूं। सामान्यतया या नॉर्मली कह सकते हैं क्या होते हैं, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल होते हैं। यानी अगर जैसे मैं एक लंबा लोहे का पाइप लेता हूं, पतला है, उस लोहे के पाइप को मैं मोड़ देता हूं, मोड़कर मैंने क्या कर दिया, उसको गोल कर दिया। तो जो 2 तरीके पहचानने के, भौतिक परिवर्तन है कि नहीं है। भौतिक परिवर्तन में अपन ने बात की कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता, रासायनिक संरचना वो की वो बनी रहती है। तो देखो, लोहे के पाइप को मोड़ दिया तो अभी भी है तो लोहे का ही ना, ऐसे तो नहीं है ना कि सोने का बन गया वो पाइप, लोहे का ही है। कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। एक और तरीका मैंने बताया कि ये सामान्यतया भाई हमेशा तो नहीं, सामान्यतया उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल होते। यानी उस गोल लोहे के पाइप को वापस मैं मोड़ के सीधा भी तो कर सकता हूं। तो ये कुछ ऐसे
दो तीन आधार है जिनके आधार पर अपन पहचान कर सकते हैं कि भाई हाँ, कोई भौतिक परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आगे मैं बात करूं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो देखना, रासायनिक परिवर्तन जब भी होता है तो पदार्थ की रासायनिक संरचना संगठन में परिवर्तन होता है। और सामान्यतया, वापस देखना शब्द जोड़ रहा हूं, सामान्यतया रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि फल कच्चा होता है फिर पक जाता है। जैसे आम की बात करते हैं, आम जब कच्चे होते हैं कैरी के रूप में तो हरे होते हैं, और जब पक जाते हैं तो धीरे धीरे उनके रंग में परिवर्तन होने लगता है, पीले होने लगते हैं। हालांकि लंगड़ा आम वगैरह जो होते हैं वो तो हरे ही रहते हैं पकने पर भी, लेकिन बाकी दूसरे आम भी तो होते हैं। पकने पर कैसे हो जाते हैं, थोड़ा सा उनमें रंग आ जाता है। कैसे आया ये रंग, तो ध्यान देना, फल जब कच्चा होता है तो उसकी फल भित्ति में पाए जाते हैं हरित लवक ज्यादा। अब जब फल पक जाता है तो ये हरित लवक वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट में बदलने लगते। रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है। जैसे अगर मैं और भी बात करूं रासायनिक परिवर्तन की, दूध फट गया या दूध को दही में बदल दिया, तो दूध का जो रासायनिक संगठन और दही का रासायनिक संगठन दोनों अलग है। दही में लैक्टिक एसिड की अधिकता होगी जबकि दूध में कम है, वह दूध में शर्करा के रूप में है। यानी दोनों के रासायनिक संगठन में अंतर है, लैक्टोज शर्करा है दूध में। और ये रासायनिक परिवर्तन सामान्यतः क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। पके हुए फल को वापस कच्चे आम या कैरी में नहीं बदल सकते। फटे हुए दूध या दही से वापस तो दूध प्राप्त नहीं कर सकते। सामान्यतया क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं। हालांकि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक शब्द बोला है कि ये सामान्यतया ऐसे परिवर्तन क्या होते हैं, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय। भौतिक परिवर्तन तो उत्क्रमणीय और रासायनिक परिवर्तन सामान्यतया अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो ऐसे परिवर्तनों की हम बात करते हैं। टॉपिक की परिवर्तन, चेंजेस, परिवर्तन जिसमें हम देखते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो अगर इनमें बात करें हम, बात करते हैं इनकी। तो इसमें पहले दो लाइनें लिखते हैं, ठीक है, फिर आगे इन दोनों प्रकार के परिवर्तनों की बात करते हैं कि हम दैनिक जीवन में हमारे आसपास की वस्तुओं सजीवों तथा
हमारे शरीर में भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दिखते हैं। विभिन्न प्रकार के परिवर्तन दिखते हैं। वस्तुओं या पदार्थों में होने वाले परिवर्तन सामान्यतया दो प्रकार के भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। और रासायनिक परिवर्तन chemical changes। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, दो प्रकार के परिवर्तन। और अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस, इनकी बात करते हैं। जैसे अभी अपन ने पढ़ा, भी अपन ने बात भी की थी कि भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसके द्वारा पदार्थ की रासायनिक संरचना में तो कोई परिवर्तन नहीं आता, न ही किसी नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। और सामान्यतया ये क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल होते हैं। लिखते हैं पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनके फलस्वरूप पदार्थ के
या पदार्थ की रासायनिक संरचना या रासायनिक, जिससे पदार्थ के रासायनिक संगठन लिख लेते हैं, केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन न आए या रासायनिक संगठन में कोई बदलाव न हो, चेंजेस न हो, तथा परिवर्तन के बाद किसी नए पदार्थ का निर्माण न हो, न हो, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। फिजिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनके फलस्वरूप पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई बदलाव न हो तथा परिवर्तन के बाद किसी नए पदार्थ का निर्माण न हो, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, और भी आगे इसमें एक पॉइंट जोड़ लेते हैं, फिर उदाहरण भी देखते हैं इसके कि भौतिक परिवर्तन सामान्यतया उत्क्रमणीय होते हैं, सामान्यतया उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल होते। रिवर्सिबल होते ही, यानी जो परिवर्तन की परिस्थितियां जो थी उनको उल्टा कर दो, बदल दो, विपरीत कर दो, तो वापस आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाएगा, ओरिजिनल जो वस्तु थी वो मिल जाती है। और भी देखते हैं कि पदार्थ की अवस्था, स्टेट, ठीक है, अवस्था यानी ठोस, द्रव, गैस, अवस्था में परिवर्तन, उसके आकार, आकृति, शेप, आकार तो हो जाएगा साइज, आकृति, शेप, में होने वाले परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के ही उदाहरण हैं या भौतिक परिवर्तन ही होते हैं। भौतिक परिवर्तन ही होते हैं।
ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो होते हैं इनके उदाहरण। ठीक है, हम 2-3 ये पॉइंट पढ़ के समझ तो लेते हैं कि हाँ भाई परिभाषा क्या है। अब इस परिभाषा को अप्लाई करना होता है जब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की या उदाहरणों की। ठीक है, एग्जाम्पल या उदाहरण लेते हैं यहाँ पर। ये इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम में यही पूछते हैं कि निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है या रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखते हैं, ये जो उदाहरण देखते हैं इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं कि किसी धातु की छड़ को गर्म करना, धातु की छड़ को गर्म करना। जैसे मैंने बताया था पहले भी, आप एक लोहे की छड़ को गर्म करो, गर्म करते जाओ, बिल्कुल रक्त तप्त हो जाती है, लाल एकदम, इतना गर्म हो जाती है, लोहा लाल दिखाई देने लगता है। इतनी गर्म कर दी, अब वापस क्या है, ठंडा कर दो, वापस लोहे का लोहा ही रहेगा। भाई ऐसे थोड़ी है कि गर्म करने से वो लोहा सोना चांदी में बदल जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम पदार्थ को किसी को गर्म करते हैं, रक्त तप्त हो जाए कितना भी, आगे हम कहेंगे बात कि अगर गर्म कर दिया पिघल गई है, मान लिया ऐसी धातु थी कि गर्म करने से क्या हुआ, पिघल गई। अब पिघल भी गई तो क्या है, अवस्था परिवर्तन ही तो हुआ है। भाई ठोस से द्रव में ही तो गई है, ऐसे तो नहीं है ना कि कोई नया पदार्थ बना है। ठीक है, तो गर्म करना ये इसी में आ गया। और भी बात करें, कि पदार्थों की अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन अब कौन कौन से, जैसे देखो अवस्था परिवर्तन, ठोस से द्रव, गलन, मेल्टिंग, फिर द्रव से ठोस वापस हिमन या फ्रीजिंग, फिर द्रव से वाष्प यानी बॉइलिंग, क्वथन या वाष्पीकरण, वाष्पीकरण भी लिख सकते हैं, वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण, उल्टा वाष्प से वापस द्रव का बनना, संघनन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। भाई ऊर्ध्वपातन पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। ठीक है, वे ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। और ये परिघटना जो होती है वो सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहलाती है। अब यहाँ पर पदार्थों की अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन, गलन, हीमन, वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, ये सभी किसके उदाहरण हैं, भौतिक परिवर्तन के। जैसे मैं बात करूं पानी की, पानी को बर्फ से हमने जल में बदला, यानी गलन, मेल्टिंग, बर्फ पिघल रही है, मेल्टिंग, बर्फ पिघलकर जल में बदल जाती है, तो बर्फ में भी
जल का जो रासायनिक संगठन था वो H2O ही था, और पिघलने के बाद जब वो द्रव रूप में आ गया तो भी H2O ही है। जब हम उसको और गर्म करते हैं तो द्रव से वो वेपोरेट होने लगता है, वाष्प में बदलने लगता है। यानी गैसीय अवस्था में जब रूपांतरित होता है तो भी अभी भी वो वाष्प में जल के ही अणु हैं, H2O की फॉर्म में ही, रासायनिक संगठन H2O ही है, बस अवस्था बदली है। ऊपर भी लिखा मैंने, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, उसके आकार आकृति में होने वाले परिवर्तन भौतिक परिवर्तन ही होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही आकार आकृति वाले लिख लेते हैं कि धातु की छड़ को मोड़कर या धातु की छड़, रॉड या पदार्थों में उत्पन्न विकृति कह सकते हैं। ठीक है भाई, मोड़ना नहीं, हमने तो उसको टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, जरूरी नहीं है गोलाकार में ही मोड़ो, किसी भी तरह से मोड़ दो, यानी इनमें उत्पन्न विकृति। मोड़ देने के बाद भी अभी भी वो लोहे की ही रॉड रहेगी। ऐसे तो नहीं है ना कि वो कोई और पदार्थ की बन जाएगी। एक और आगे बात करते हैं उदाहरण जो इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर क्या होता है कंफ्यूज हो जाते कई जने इसको लेकर, कि कईयों को लगता है ये रासायनिक परिवर्तन है। नहीं, अब जो उदाहरण देने जा रहा हूं भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, सुनना। किसी भी द्रव में जैसे जल वगैरह में शर्करा, शक्कर या लवण को घोलना, लगता है ऐसे कि ये रासायनिक परिवर्तन है सर, ये तो शक्कर पूरी घुल गई, अब उसमें तो वो जल ही जल दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात सुनना कि जब हम शक्कर को जल में घुल देते, ठीक है, अभी भी वो शक्कर ऐसे नहीं कि जल में जाकर उसने या जल के अणु के साथ क्रिया करके कुछ नए पदार्थ का निर्माण किया, नहीं, अभी वो घुलित अवस्था में, जो ग्लूकोज था वो घुलित अवस्था में है। शर्करा के अंदर जो अलग अलग जो मोनोसेकेराइड इकाइयां थी वो बस अलग वियोजित ही तो हुई है, कोई नया पदार्थ तो नहीं बनाया। या लवण को जब मैं घोल देता हूं शक्कर में सोडियम क्लोराइड को, तो सोडियम और क्लोराइड आयन बन रहे हैं, कोई नया पदार्थ तो नहीं बन रहा। और सबसे अच्छी बात कि उस विलयन में से शर्करा और लवण दोनों को हम वापस भी प्राप्त कर सकते। भाई जैसे नमकीन जल से या समुद्री जल से हम जल से लवण को पृथक करते हैं, वैसे ही उस घुले हुए पानी में से भी लवण को पृथक कर सकते, यानी रिवर्सिबल भी है, कोई नया पदार्थ भी नहीं बना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी तरह से घुमाकर पूछ सकता है कि शर्करा या लवणों को जल में घोलना कैसा परिवर्तन है, रासायनिक है, भौतिक है, कैसा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगता है कई बार स्टूडेंट्स से बात होती है तो अक्सर इस पर ज़्यादातर कई जने कहते हैं कि सर ये तो रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। तो इसलिए एक दो उदाहरण ऐसे हैं जिनका ध्यान रखना। ठीक है, अभी अपन बात भी करेंगे आगे। और तो इसमें लिख सकते हैं कि जल में लवण, सॉल्ट, एवं शर्करा, शुगर का घुलना जल में लवण एवं शर्करा का घुलना ठीक है, इसको देखो मैंने कहा ना किसी और भी तरीके से पूछ सकता है। कैसे? शरबत बनाना, शरबत या चाशनी बनाना।
चाशनी बनाना, ठीक है ये। अच्छा एक और बात, जो पेट एग्जाम्पल कई ऐसे जो होते हैं कंफ्यूज करने वाले, 2-3 एग्जाम्पल ही होते हैं। एक तो ये आ गया, ठीक है, जिसपे गलती करने की संभावना रहती है, और एक होता है वो मोमबत्ती वाला, मोम वाला। सुनना, दो शब्दों में थोड़ा सा बारीक सा अंतर है, दो परिघटनाएं, मोम का पिघलना और मोमबत्ती का जलना। देखो जब मोम पिघलता है, केवल मैं क्या बात कर रहा हूं, मोम पिघल रहा है, कोई जलने जलाने की बात नहीं की है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। लेकिन जब मैं कहता हूं मोमबत्ती का जलना, तो सुनना आप देखो, कोई भी पदार्थ का दहन होता है ना, आगे अपन रासायनिक परिवर्तन में पढ़ेंगे, कोई भी पदार्थ का दहन होता है या कोई भी पदार्थ जलता है, कंबशन होता है, तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन मोमबत्ती का जलना थोड़ा सा अलग जलना है। रासायनिक परिवर्तन तो हो रहा है उसमें, लेकिन साथ साथ कुछ मोम पिघलता भी है। भाई सारा का सारा मोम एक बार में ही उसके जलने में प्रयुक्त हो जाता, तो फिर वो पिघल कर नीचे क्यों गिरता मोम? समझ रहे हैं आप? यानी मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार के उदाहरण इसमें आ जाते हैं। मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो लिख सकते हैं शरबत या चाशनी बनाना। ये भी भाई, इसमें भी हमने क्या किया, शरबत या चाशनी बनाते समय वो फ्लेवर की बात मत करना कि सर हम तो फ्लेवर भी डालेंगे। फिर भाई फ्लेवर डाल दोगे तो कोई नया पदार्थ तो बनने से रहा, ठीक है। और जो इसमें हम बात करते चाशनी में, मेन इस एग्जाम्पल का मकसद क्या है कि हम पानी में शक्कर घोल रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। वो ये नहीं पूछेगा कि वनीला वाला शरबत भौतिक उदाहरण है या मैंगो वाला शरबत या कोई और शरबत, फ्लेवर नहीं पूछेगा वो आपसे, ठीक है। तो आगे बात करें, और भी ऐसे उदाहरण जो हमने बात की अभी, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, ठीक है, ये भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और सांस लेना, ब्रीदिंग, ठीक है। सांस लेना भी कैसा है, यहां दो शब्द आएंगे, फिर देखना कंफ्यूज करने वाली ये चीज भी होती है। दो शब्द होते हैं, सांस लेना और श्वसन, दोनों अलग अलग है। भाई सांस लेना या ब्रीदिंग तो क्या है, हमने बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन खींची, फेफड़ों में भर ली और फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दिया। कहीं पर भी यहाँ कोई एंजाइम, कोई भी रासायनिक परिवर्तन या कोई भी एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। फिर आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि पदार्थ की संरचना में परिवर्तन होता है, अंदर लेते हैं तब तो ऑक्सीजन गई, बाहर छोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वो होता है श्वसन में, रेस्पिरेशन में। यानी जब ये ऑक्सीजन ब्लड में जाएगी, ब्लड से कोशिका में जाएगी, कोशिका श्वसन की क्रिया करेगी और श्वसन के द्वारा वो उस ऑक्सीजन को तो यूटिलाइज कर लेगी और बदले में क्या छोड़ देती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सेल्यूलर लेवल पर या कोशिका के स्तर पर होता है वो होता है श्वसन, रेस्पिरेशन। श्वसन तो है रासायनिक परिवर्तन, लेकिन ये जो सांस लेना ये एक प्रकार की भौतिक क्रिया है, ठीक है, फिजिकल एक्टिविटी है। हम सांस अंदर खींचते हैं, हमारे जो चेस्ट का वॉल्यूम होता है, सीने का जो आयतन होता है वो तो बढ़ जाता है, और जैसे ही सांस छोड़ते हैं कम हो जाता है। तो ये आयतन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कोई नया पदार्थ बन रहा है क्या? वो नया पदार्थ आपकी कोशिकाओं में बनता है, ऑक्सीजन की बदले क्या जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो कहलाता है श्वसन, रेस्पिरेशन। ये क्या है, ब्रीदिंग, सांस लेना, ठीक है। तो ब्रीदिंग या सांस लेना ये भौतिक क्रिया है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे श्वसन पढ़ाऊंगा तब ऐसा लगेगा सर श्वसन और सांस लेना एक ही तो होता है, नहीं, अलग अलग होता है,
भौतिक क्रिया है, ठीक है, ब्रैकेट में भी लिख देता हूं। चलें आगे और बात करते हैं। ये तो कुछ भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण हमने देखे। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। परिवर्तन केमिकल चेंजेस। इसमें लिख सकते हैं कि पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनके फलस्वरूप पदार्थ की रासायनिक संरचना में पदार्थ की रासायनिक संरचना में रासायनिक संगठन पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो तथा किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है, किसी नए पदार्थ का निर्माण होता है। निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, फिर आगे और बात करें इसमें कि रासायनिक परिवर्तन सामान्यतया अनुत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन सामान्यतया अनुत्क्रमणीय होते हैं। इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, इरिवर्सिबल होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। ये सामान्यतया अनुत्क्रमणीय होते हैं, केमिकल चेंजेस या रासायनिक परिवर्तन, ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो नया पदार्थ बन रहा है, रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो रहा है और नॉर्मली ये रिवर्सिबल होते हैं। फिर आगे बात करते हैं और जैसे हमने तुलना करके ही पढ़ रहे हैं हम इसको कि जब हमने बात की कि भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, जबकि ये कैसे हो गए अनुत्क्रमणीय। ठीक है, अब हम बात करें इसके उदाहरणों की, एग्जाम्पल इसके भी देखते हैं।
एग्जाम्पल या उदाहरण इसमें एग्जाम्पल या उदाहरण में हम देखते हैं कि पदार्थों का दहन। अब ध्यान देना, दहन किसी का भी हो, मोमबत्ती का हो या किसी का भी हो, पदार्थों का दहन जब कहता हूं रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि दहन में क्या होता है, पदार्थ के जो भी रासायनिक संगठन थे या जो भी घटक तत्व होते हैं उनका दहन हो जाने से लिटरली उनकी रासायनिक संरचना परिवर्तित होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कागज लेता हूं, कागज में क्या है, वो सेल्यूलोज के रेशे वगैरह इस तरह से अलग अलग ऐसे इन पदार्थों से बना हुआ है। जब जला देते हैं वो राख में बदल जाता है और राख में ज़्यादा परसेंटेज कार्बन का होता है। जो नमी थी कागज में, या ऐसे कह सकते हैं कुछ भी जल वाष्प के रूप में कुछ भी थोड़ा बहुत भी कंटेंट था, वो सभी वाष्पित हो जाता है और अब जो बचा है केवल वो राख है जिसमें कार्बन की अधिकता है। यानी रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है जब पदार्थों का दहन करते हैं। ठीक है, अब चाहे वो ईंधन का दहन हो, पेट्रोल डीजल का दहन हो, चाहे कोयले का दहन हो, चाहे कागज का दहन हो, किसी भी पदार्थ का जब दहन होता है, कंबशन होता है, कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। लिख सकते हैं कि पदार्थों का दहन, कंबशन, कंबशन। ठीक है, दहन, कंबशन, और भी इसी में लिख लेते हैं पदार्थों के दहन के बाद जब जैसे इसमें कोयला, ईंधन, कोयला, ईंधन, पेट्रोल डीजल लिख लेते हैं। लकड़ी, आदि का दहन। ठीक है, फिर देखो यहां सांस लेना मैंने किस में बताया, भौतिक परिवर्तन में, लेकिन श्वसन, रेस्पिरेशन किस में करेंगे, रासायनिक परिवर्तन में। तो लिख सकते हैं श्वसन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, और भी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण भी इसी में आ जाएगा। भाई प्रकाश संश्लेषण में हम क्या बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर सरल भोज्य पदार्थों का निर्माण करते हैं और इसमें ऑक्सीजन निकलती है। रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे। खैर, तो देखो यहाँ पर पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल थे और यहाँ पर रासायनिक संगठन बिल्कुल अलग हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, रासायनिक परिवर्तन ही है। और अच्छा, इसको उल्टा करके लिख लो तो ये श्वसन की क्रिया हो जाएगी। श्वसन क्रिया में क्या होता है कि ये जो भोज्य पदार्थ होते हैं इनका ऑक्सीकरण होता है, जिससे ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रही है। तो मैंने कहा ना कि थोड़ा सा भी समझ के करें तो ये बहुत आसान टॉपिक है। सीधा आपको उदाहरण पूछा जाएगा और बताना है। श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और भी देखें, फलों का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स,
फलों का पकना भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, और देखो फलों के पकने के दौरान मैंने बताया भी कि जो हरित लवक होता है क्लोरोप्लास्ट, वो क्रोमोप्लास्ट में यानी वर्णी लवक में बदलने लगता है। तो श्वसन, प्रकाश संश्लेषण हो गया, फलों का पकना हो गया, और भी आगे उदाहरण देखते हैं। जैसे हम बात कहें दूध से दही का बनना, या इसमें लिख सकते हैं दूध का फटना, ठीक है, दूध का फटना या दूध से दही का बनना, दोनों इसी में आ जाएंगे। फिर और इसमें और उदाहरण देखते हैं कि धातुओं का संक्षारण, कोरोजन ऑफ मेटल्स, धातुओं का संक्षारण, कोरोजन ऑफ मेटल्स, ये इसमें आ जाता है। ठीक है, तो श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, फलों का पकना, दूध से दही का बनना या दूध का फटना, धातुओं का संक्षारण। धातुओं का संक्षारण का मतलब क्या है? देखो, लोहे का जंग लगना। लोहे पर जब जंग लगती है तो वो केमिकल चेंजेस। अब जंग लगे हुए लोहे से वापस सही लोहा तो बन नहीं सकता, ठीक है, अनुत्क्रमणीय होता है। भाई धातुओं का संक्षारण क्या है कि जो धातुओं को हम वायु में या नमी में या जल में कैसे भी रख देते हैं तो धीरे धीरे धातुएं नष्ट होने लगती है, या ऐसे कह सकते हैं गलने लगती है। जैसे चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर चांदी काली पड़ने लगती है, क्योंकि उसकी सतह पर हाइड्रोक्साइड वगैरह का निर्माण हो जाता है। तो हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ यानी रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ हमने उदाहरण रासायनिक परिवर्तन के भी देखे। ठीक है, और भी ऐसे कई रासायनिक उदाहरण, जैसे अगर हम बात करें कि कटे हुए सेव का भूरा होना, अब कई जने कहेंगे कि सर इसको तो रिवर्सिबल कर सकते हैं। अरे भाई ये रिवर्सिबल नहीं होता। अगर एक बार कटा हुआ सेव भूरा हो गया तो फिर वो वापस पहले जैसा फ्रेश नहीं हो सकता। तो कई जने कहेंगे सर वो ऊपर ऊपर से काट देंगे हम तो नीचे वापस फ्रेश दिखेगी। अरे भाई काटते क्यों? मुझे तो उस भूरे को ही वापस सफ़ेद करके दिखाओ तो मैं कहूँगा कि रिवर्सिबल है। ठीक है, वैसे ये कटे हुए सेव का भूरा होना ये भी बहुत क्या कह सकते हैं कॉमन एग्जाम्पल है, कई बार पूछा हुआ है अलग अलग एग्जाम्स में, डिफरेंट एग्जाम्स में, ये सेव का भूरा होना ये। ठीक है, एक्चुअली होता है कि जब सेव को खुले में ऐसे छोड़ देते हैं काट कर तो कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स का निर्माण होने लगता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से वो भूरे पड़ने लगती है उसकी सतह। ठीक है, तो चाहे पदार्थ का सड़ना, गलना, गलना वो मेल्टिंग नहीं कह रहा, ठीक है, गलने का मतलब बिल्कुल सड़ गया, पक गया, ये सभी कैसे चेंजेस हैं। अब टमाटर जब पक जाता है तो लाल हो जाता है, कच्चा टमाटर थोड़ा हरा दिखता है, तो ये हरे से लाल हुए हुए टमाटर को वापस हरा कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो इस तरह से ऐसे कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स फिजिकल और केमिकल चेंजेस की हमने बात की, जिसमें अक्सर आपको प्रश्न पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो ये भूलकर भी या गलती से भी गलत नहीं करना है। ठीक है, तो बाकी अब फिर और ऐसे उदाहरण की अगर हम बात करें तो शोषण में अब ध्यान देना, यहाँ पर शोषण की जब हम बात करते हैं तो किण्वन वगैरह भी इसमें आ जाता है। किण्वन क्या एक तरह का अवायवीय शोषण है। ठीक है, किण्वन भी, फर्मेंटेशन भी आ जाएगा। शोषण लिख दिया लेकिन यहाँ पर अलग से लिखवा रहा हूँ, किण्वन या फर्मेंटेशन। ठीक है, ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो ये हमने भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों की बात जो की है, ठीक है,
भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, इनके उदाहरण ध्यान रखना। अब यहाँ पर नोट करके आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो जाएंगे और कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर कंफ्यूजन रहता है, वो भी बात कर लेते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित ही। नोट लगाकर लिख देते हैं। नोट लगाकर लिख सकते हैं कि मोमबत्ती का जलना बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना, सामने लिख दूं ऐसे तीर करके, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। और बात करें इसमें पदार्थों को चुंबकित करना, मैग्नेटाइज करना, चुंबकित करना। जैसे मैं बताता हूं कि एक तार में अगर आप करंट फ्लो करते हो तो इस तार के आसपास की जो मैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक अगर कोई ऐसी वस्तुएं हैं, ऐसे पदार्थ हैं, अनुचुंबकीय या लोह चुंबकीय, तो वो इसकी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन जैसे ही धारा बहनी बंद हुई तो अब ये आकर्षित नहीं होंगे। कारण क्या था कि जब हम इस तार में से धारा प्रवाहित करते, करंट फ्लो होता है, तो ये तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। ठीक है, धारा बंद तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी खत्म, यानी रिवर्सिबल है। और जब हमने इसमें धारा प्रवाहित की तो ऐसे नहीं कि इसमें कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ, इसकी रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो पदार्थों को चुंबकित करना ये भौतिक परिवर्तन में आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ उदाहरण ध्यान रखें। बस मैंने कहा ना, सीधा सीधा पूछेगा कि कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, या इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। और जैसे बात करें कि भोजन का पकना, कुकिंग ऑफ फूड, कैसा परिवर्तन है? क्या पकी हुई सब्जी से वापस कच्ची सब्जी बना सकते हो? जब हम पकाते हैं तो उनके जो रासायनिक संगठन होते हैं, क्योंकि हम बात करते हैं कि खाने को ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, नहीं तो प्रोटीन स्थायी रूप से विकृत हो जाते हैं। दैट मीन्स उसकी रासायनिक संगठन में परिवर्तन आता है। तो जब हम पकाते हैं, ठीक है, तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन है, लेकिन अंडे का उबलना, अंडे को बॉईल करना, वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, वो जब अंडा गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो अंदर वाला वो जो द्रव पदार्थ होता है वह ठोस तो हो गया और उसकी रासायनिक संरचना में भी परिवर्तन आता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कॉमन उदाहरण हैं जिनको ध्यान रखें, जिनको पढ़ते समय, क्योंकि कन्फ्यूज़न यही रहता बस। बाकी फिर कह रहा हूँ, ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न गलत होने की संभावना बहुत कम रहती है। ठीक है, मैं तो कहता हूँ, और नहीं तो ऑप्शन देखकर तो टिक कर ही सकते हो कि यार ये रासायनिक परिवर्तन होगा या ये भौतिक परिवर्तन होगा।
ठीक है। और बात करें जैसे विद्युत बल्ब के फिलामेंट में धारा आने पर चमकना या धारा प्रवाहित होने पर चमकना। भाई सीधी सी बात है, बल्ब को ऑन किया तो बल्ब लाइट देने लगता है, बंद कर दो बंद हो जाएगा। ये कोई अगर हम बात करें इसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा, बस जब धारा प्रवाहित हुई टंगस्टन का जो फिलामेंट था, अब वो फिलामेंट गर्म होकर क्या करता है, वो ऊष्मा के रूप में या प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो बंद कर दो वापस वो नॉर्मल हो जाएगा। और जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ऐसे थोड़ी कि वो टंगस्टन का वायर लोहे का बन जाएगा या चांदी का बन जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। यानी ये भी कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। तो ऐसे कुछ हमने ये उदाहरण देखे। ये एक छोटा सा टॉपिक ही था, ये हमारे अड़ोस पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, या हम जिन्हें भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन कह देते, ठीक है। तो ये उदाहरण ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट पर रहोगे तो कभी गलत नहीं होगा। तो ये तो हुई बातें हमारे भौतिक रासायनिक परिवर्तन, आसपास में होने वाले परिवर्तनों की। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।